हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, लौह के बारे में पढ़ेंगे, गालजिकाय के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, लाइसोसोम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम और तारककाय के बारे में पढ़ेंगे और गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग थ्योरी और प्लस एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो चलिए हम लोग पहले थ्योरी को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका यानी कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि सेल वॉल। यह सेलुलोज का बना होता है। तो कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है दोस्तों, सेलुलोज का। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। तो यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, जीवद्रव के स्रावित पदार्थ द्वारा इसका निर्माण होता है। यह कोशिका विभाजन की अंतावस्था के समय अंतःप्रद्रवी जालिका की छोटी-छोटी नलिकाओं द्वारा बनती है। ठीक है दोस्तों, कोशिका भित्ति के बारे में ये ध्यान दीजिएगा। तो ये सेलुलोज का बना होता है, यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली क्या होता है हम लोग का? पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। जबकि वो कोशिका भित्ति थी हम लोग की केवल पादप कोशिका में पाई जाती थी। ठीक है दोस्तों, जंतु कोशिकाएं चारों तरफ से अत्यंत महीन, पारदर्शक और अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी होती है। इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो जंतु कोशिकाओं में चारों तरफ क्या होती है? अत्यंत महीन और पारदर्शक और अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या होती है? घिरी होती है, जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली के बाहरी और भीतरी परत प्रोटीन एवं मध्यवर्ती परत फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली की जो बाहरी परत किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है और मध्यवर्ती परत फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, इसी के माध्यम से कोशिका में आयनिक सांद्रता के अंतर बना रहता है। तो इसी के माध्यम से कोशिका में क्या होता है? आयनिक सांद्रता के अंतर बना रहता है। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य कोशिका के भीतर बाहर जाने वाले पदार्थ का चयन करना है। कोशिका झिल्ली या भित्ति के अंदर एक गाढ़ा रंगीन, पारभासी और लसलीसा वजन युक्त पदार्थ रहता है, जिसे जीवद्रव्य कहता है। जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कोशिका के अंदर 2 भागों में बटा हुआ है। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य। तो जीवद्रव्य कोशिका के अंदर 2 भागों में बटा होता है। ठीक है दोस्तों, एक होता है केंद्रक द्रव्य, होता है कोशिका द्रव्य। तो नोट है हम लोग का, जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होती है, तो कोशिका फूल जाती है। अल्पपराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना पादप कोशिका में जीवद्रव्य संकुचन में परिभाषित करता है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का जंतु कोशिका है, एनिमल, और ये हम लोग का पादप कोशिका है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का पादप एनिमल कोशिका का फिगर है और ये हम लोग का पादप कोशिका का फिगर है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोग का कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ का संकुचन जीवद्रव्य कुंचन कहलाता है। तो कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ का संकुचन जीवद्रव्य कुंचन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी में है। कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्ण पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण होता है कोशिका का झिल्ली से। तो कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण होता है तो कोशिका का झिल्ली से। कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु एवं जीवाणु तीनों में होता है? तो कोशिका झिल्ली होती है, तीनों में होता है, पादप, जंतु और जीवाणु तीनों में होता है कोशिका झिल्ली। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग केंद्रक देखते हैं, यानी कि न्यूक्लियस। यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है केंद्रक। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन
के द्वारा की गई। तो केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, यह कोशिका का मुख्य भाग होता है। तो कोशिका का मुख्य भाग होता है केंद्रक। ठीक है दोस्तों, इसमें डीएनए तथा आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो केंद्रक में पाए जाते हैं तीनों। और कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है दोस्तों, और जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है केंद्रक। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं, यह कोशिकीय गतिविधियों को संचालित एवं नियंत्रित करता है। तो यह कोशिकीय गतिविधियों को संचालित और नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, यह कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ का भंडारण गृह होता है जो प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके मुख्य 4 भाग हैं: केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, केंद्रिका तथा क्रोमैटिन धागे। किस जीव में स्पष्ट कोशिका भित्ति होता है लेकिन केंद्रक नहीं? तो जीवाणु में। तो किस जीव में स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है लेकिन केंद्रक नहीं होता है? तो वो होता है हम लोग का जीवाणु। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं, चौथा है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज 1880 ईस्वी में कोलिकर के द्वारा की गई। तो 1880 में कोलिकर के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई। तो 1880 और 90 ईस्वी में अल्टमैन ने इसे बोबिलास्ट कहा, किंतु माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने 1898 में रखा। तो अल्टमैन ने इसे बोबिलास्ट कहा, किंतु माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंडा ने 1898। तो नामकरण किसने रखा? हम लोग का बेंडा ने रखा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और खोज किसने किया? तो अल्टमैन ने। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो नामकरण हम लोग का किसने रखा? तो नामकरण हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया ने रखा, और खोज किसने की? तो अल्टमैन ने। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इन उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, और इन उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो कोशिका को हम लोग क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। इसे कोशिका का पाचन तंत्र भी कहते हैं। तो इसे हम लोग कोशिका का पाचन तंत्र भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिकीय श्वसन संबंधित अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो कोशिकीय श्वसन संबंधित जो अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं किसमें संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली आयनों, पोषक जीवाणु अणुओं व ऊर्जा अणुओं के लिए सामान्य, जबकि आंतरिक झिल्ली केवल ऑक्सीजन तथा एटीपी अणुओं के लिए ही पारगम्य होता है। यकृत में विषों का निराकरण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही होता है। तो यकृत में जो विष का निराकरण किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की हम लोग की दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं पांचवा, यानी कि लवक। लवक के बारे में हम देखते हैं, प्लास्टिड। लवक केवल पौधे में पाए जाते हैं और 3 प्रकार के होते हैं। तो लवक केवल क्या होता है? पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लवक और कार्य को हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग हरित लवक, हरित लवक हम लोग क्या करता है? तो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। वर्णिल लवक क्या करता है? हम लोग का भिन्न भिन्न प्रकार के रंग के लिए जिम्मेदार होता है, वर्णिल लवक। ठीक है दोस्तों, अवर्णिल लवक हम लोग क्या करता है? स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह करता है। तो अवर्णिल लवक हम लोग क्या करता है? स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह करता है। नोट है हम लोग का, अम्लीय लवक मुख्यतः अमीनो अम्ल का वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। तो अम्लीय लवक मुख्यतः अमीनो अम्ल का वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का छठवां है गाल्जिकाय। अब गाल्जिकाय के बारे में देखते हैं। इसकी खोज 1898 में कैमलोगाल्जी के द्वारा की गई। तो 1898 में कैमलोगाल्जी के द्वारा खोज की गई इसकी, गाल्जिकाय की। यह पादप कोशिका या पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो गाल्जिकाय हम लोग का पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसे डिक्टियोम यानी डिक्टियोसोम भी कहते हैं। तो इसे हम लोग डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करना है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करना है।
यह कोशिका का प्रमुख श्रावण अंग है। यह लाइसोसोम एवं पैरेक्सिसोम के निर्माण में सहायक होता है। यह शुक्राणुओं के अग्रपिंडों के निर्माण में सहायक होता है। यह जंतुओं के विभिन्न प्रकार के हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ यानी गाल्जी उपकरण में जमा रहता है। यह विभिन्न कोशिका पदार्थों के विनिर्माण, उनके संग्रह तथा परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है, इसलिए इसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के विनिर्माण और परिवहन केंद्र कहा जाता है। गाल्जिकाय के अध्ययन में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो गाल्जिकाय के अध्ययन में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। गाल्जिकाय सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। तो गाल्जिकाय करता है तो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं लाइसोसोम, सातवां हम लोग का लाइसोसोम। यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो लाइसोसोम सिर्फ हम लोग का जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसका खोज डू डुबे के द्वारा की गई। तो लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई? तो डी डुबो के द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। यह एकल झिल्ली द्वारा निर्मित होता है। तो यह एकल झिल्ली द्वारा निर्मित होता है लाइसोसोम। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। तो लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। इसका निर्माण गाल्जिकाय अथवा अंतःप्रदेय जालिका में होता है। लाइसोसोम नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है। तो लाइसोसोम नष्ट होकर किसका निर्माण करता है? तो कैंसर के निर्माण में मदद करता है। लाइसोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है। तो लाइसोसोम क्या करता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अतः इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। आठवां है, हम लोग को देखते हैं राइबोसोम। यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है राइबोसोम। इसकी खोज प्लाडे के द्वारा किया गया। तो इसकी खोज किसके द्वारा किया गया? तो प्लाडे के द्वारा राइबोसोम की खोज की गई। सबसे छोटी कोशिकांग है। तो राइबोसोम में क्या है? सबसे छोटी कोशिकांग है। यह जटिल संरचना वाले सूक्ष्म कण है जो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के कोशिका में पाया जाता है। तो ये क्या करता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है राइबोसोम। यह किसी प्रकार के झिल्ली से घिरा नहीं होता है। तो यह किसी प्रकार के झिल्ली से घिरा नहीं होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री हम लोग किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? हम लोग राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का नोट है, प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम नमूरा ने किया। तो प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? तो नमूरा ने किया। राइबोसोम के दो सब यूनिट्स के आपस में जुड़ने के लिए मैग्नीशियम प्लस प्लस आयन की आवश्यकता होती है। अब हम लोग देखते हैं तारक काय, यानी नौवां हम लोग का तारक काय यानी सेंट्रोसोम। यह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं सिर्फ तारक काय यानी सेंट्रोसोम। इसकी खोज वोरेवी वोवेरी के द्वारा की गई। तो वोवेरी की किसकी खोज की गई? तारक काय ने वोवेरी की खोज की। इसका यह कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होता है। तो कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होता है हम लोग का तारक काय यानी सेंट्रोसोम। तारक काय का प्रमुख कार्य सूक्ष्म नलिकाओं प्रोटीन की खोखली नली को संगठित करता है और जो कि कोशिकाओं को कंकाल को स्थिर संरचना प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं 10वां यानी गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के बारे में देखते हैं। इसकी खोज वाल्थेयर फ्लेमिंग के द्वारा 1882 में की गई। धागे सदृश संरचनाएं होती है जो कि यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। तो गुणसूत्र की खोज किसके द्वारा की गई? तो वाल्थेयर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। तो यह गुणसूत्र किसका बनाता है? तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है।
इनके ऊपर जो दोनों दाने के समान संरचनाएं पाई जाती है उन्हें हम जीन या मान सकते हैं, जीन मान सकते हैं, यानी कि गुणसूत्र हम जो समान संरचनाएं पाई जाती है उसे हम लोग जीन मान सकते हैं, जीन कह सकते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध यानी आकर्षण को फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। जीन प्रोटीनों का कुटन कोड नहीं करता है, इन्हें आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहते हैं। तो आनुवंशिक लक्षणों का वाहक हम लोग कहते हैं, ठीक है दोस्तों, डीएनए को। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड जिस स्थान पर मिलते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्र के अंतिम छोर को टेलोमियर कहते हैं। गुणसूत्र का क्रियात्मक भाग क्या कहलाता है हम लोग का? जीन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। गुणसूत्र का हम लोग का क्रियात्मक भाग जीन होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी बनी होती है? प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या दोनों से? ए और बी दोनों से। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? तो प्रोटीन से और लिपिड से हम लोग का दोनों से बना होता है, ठीक है दोस्तों। हम लोग का प्रकर्मित यानी अगला क्वेश्चन है, प्रकर्मित कोशिका मृत्यु यानी कि प्रोग्रामेड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। ए है एपाटासिस, बी है काल प्रभावन, सी है अपसाहसन और तीसरा है उत्कर्षण। तो आंसर क्या जाएगा हम लोग का? एप्टासिस। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किया, ठीक है दोस्तों। और अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो जीवद्रव के सूखे भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है हम लोग का? ऑक्सीजन, कार्बन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? तो प्रोटीन है। जीवद्रव के सूखे भाग में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है तत्व? तो प्रोटीन पाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, तारक काय की खोज किसने की थी? हम लोग का पढ़ा था हम लोगों ने। तारक काय की खोज किसने की थी? ए है जॉर्ज गाल्जी, बी है बोवेरी, सी है उयानवास्की, डी है हम लोग का वाटसन। आंसर क्या आ जाएगा? बी, यानी कि बोवेरी ने तारकाई की खोज की। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? तो जंतु कोशिका को राइबोसोम को किसने देखा था हम लोग का? तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि जे पैलाडे ने राइबोसोम को देखा था, ठीक है दोस्तों। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? तो मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं हम लोग का? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी गाल्जी का, डी तारक है। तो हम लोग का आंसर क्या जाएगा? तो गाल्जी का, यानी कि मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल गाल्जी का को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की हम लोग का? आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा हम लोग का बी रॉबर्ट, बी है के आर पार्टनर, जे सी है जेसी बोस, डी है जे प्लॉट। तो हम लोग का आंसर क्या जाएगा? बी, यानी कि के आर पोर्टर, ठीक है दोस्तों। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज के आर पोर्टर ने, ठीक है दोस्तों, की। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का उजागर कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो कोशिका का उजागर कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम नाम किसने दिया? तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? आपका आंसर ए हो जाएगा कोलिकर, बी है रॉबर्ट, सी है बेंडा, डी है अल्टमेट। तो आंसर क्या है हम लोग का? आंसर हो जाएगा बेंडा। तो कोशिका का ऊर्जाग्रह कहे जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम नाम किसने दिया? तो बेंडा ने नाम दिया, ठीक है दोस्तों। और अल्टमैन ने खोज की थी, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। उनका अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जानते हैं हम लोग? ए सेंट्रोसोम, बी लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी केंद्रक। तो आत्महत्या की थैली यानी कि बी लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है? तो आंसर क्या है हम लोग का? ए हम लोग का कोशिका द्रव, बी है हम लोग केंद्रक झिल्ली, सी कोशिका भित्ति, डी राइबोसोम। तो आंसर क्या है हम लोग का? केंद्रक झिल्ली। तो कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रीय में मौजूद नहीं होता है, तो केंद्रक झिल्ली में नहीं मौजूद होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वसांगत होने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है हम लोग का? आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? यानी कि डीएनए हम लोग का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशानुगत